नमस्कार साथियों, आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने 10th क्लास का पहला पाठ उन्होंने शुरू किया था। इसके अंदर हमने पढ़ दिया था इसका इसका एक तो हमने बेटा क्या नाम है बेसिक पढ़ दिया, जितना होता है वो। इसके अंदर हमने पढ़ा था रासायनिक सूत्रों के बारे में, कॉमा नामों के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने चैप्टर की शुरुआत की थी और चैप्टर शुरुआत करके हमने पढ़ा था किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। और इसमें ही हम बेटा पढ़ चुके थे कि इसके बारे में कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो हमने रासायनिक समीकरण हो गई, अभिक्रिया हो गई, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हो गया। तो आज अपने शुरुआत करेंगे उससे आगे, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया को जब अपने लिखते हैं तो उनमें कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया जाता है। एक आपने नाम सुना होगा या नाम आगे आप सुनोगे अभिकारक के बारे में कि अभिकारक क्या होते हैं, और एक आप बेटा देखोगे कि उत्पाद क्या होते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जो वो सबसे पहले भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। कि जो भी पदार्थ सबसे पहले भाग लेते हैं, या हम कहते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय हमें विशेष ध्यान रखना होता है किसका, कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो आपकी जो न्यू हेडिंग है वो डाल लो आप, क्या, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के नियम, तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के नियम में हम सबसे पहले बात करेंगे अभिकारक की। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अभिकारक क्या होते हैं। कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो बेटा आप मेरे साथ साथ में लिखते रहोगे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उसके बाद अब बेटा बात करेंगे किसके बारे में, उत्पाद के बारे में। कि उत्पाद क्या होते हैं। उत्पाद को बोला जाता है इंग्लिश में प्रोडक्ट। कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे कि रासायनिक
अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं, जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? उत्पाद। उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो ये हमने मेन बात किसके बारे में जानी? अभिकारक क्या होता है, जो पहले भाग लेते हैं या अपने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो अभिकारक हो गए। उत्पाद क्या होगा? जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं, जैसे मैं एक सिंपल सी अभिक्रिया लिखता हूं कि बेटा उदाहरण में कि C+ में O2, तीर का निशान CO2, तो इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया भाग किसने लिया? सर इन दोनों ने भाग लिया। तो इसमें क्या होगा बेटा? ये होगा अपना अभिकारक। और जो बना क्या? CO2 बना, उसको अपने क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो ये उत्पाद हो गया। तो इसके अपने क्या पढ़ेंगे? चरण पढ़ेंगे। चरण में क्या होगा? जैसे आपको बेटा यहां पे दिखाई भी दे रहा होगा कि अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है। तो पहला नियम यही होगा कि अभिकारक को बाईं ओर, जिसको अपने कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लिखा जाता है। दूसरा नियम क्या होगा कि उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। उत्पाद को बेटा कहाँ लिखा जाता है? दाईं ओर लिखा जाता है। तीन नंबर नियम अपना क्या होगा? अभिकारक की संख्या एक से अधिक होने पर उनके मध्य प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। उसी प्रकार उत्पाद की संख्या भी एक से अधिक होने पर उनके मध्य भी प्लस का निशान लगा देते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? अभिकारक व उत्पाद की संख्या, इधर अपने लाइन खींच देते हैं। अभिकारक व उत्पाद की संख्या एक से अधिक होने पर उनके मध्य योग, और योग का मतलब बेटा प्लस ही होता है, यानी ये प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 3 नंबर। 4 नंबर पे अपने क्या लिखेंगे कि तीर का निशान, जो तीर का निशान होता है वो उत्पाद की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अपने जो 4 नंबर पॉइंट है वो आप लिखें साथ साथ में। 4 नंबर पॉइंट कि तीर का निशान, तो तीर का निशान बेटा ये हो जाएगा, उत्पाद की दिशा को प्रदर्शित करता है।
और 5 नंबर पॉइंट होगा, अभिक्रिया के ताप को, दाब को और उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। अभिक्रिया के ताप, दाब, उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो ये आपने क्या हो गए, रासायनिक अभिक्रिया के नियम कौन कौन से होते हैं, चरण कौन कौन से होते हैं, वो हो गए। पहले अभिकारक को बेटा कहाँ लिखते हैं कि आपने कहा बाईं ओर लिखा जाता है, उत्पाद को बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक व उत्पाद की संख्या एक से अधिक होने पर उनके मध्य योग या प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तीर का निशान उत्पाद की दिशा को प्रदर्शित करता है। अभिक्रिया के ताप, दाब और उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो ये नियम आप ध्यान रखोगे। तो 1 मिनट में साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में बेटा अपने लिखेंगे कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम वो क्या होता है, उसके बारे में अपने बात करेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हो क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अपने बात करेंगे, अगली जो हेडिंग होगी वो क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कि इसमें क्या होता है कि देखो, द्रव्यमान से उसका मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, संरक्षण मतलब सुरक्षित रहता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है, सुरक्षित रहता है। तो इसको हम दूसरी प्रकार से ये भी कह सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है और न ही विनाश। तो लिखो, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है, बेटा सर्जन का मतलब होता है निर्माण, तो न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सर्जन होता है और न ही विनाश होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें द्रव्यमान सुरक्षित रहता है। या आपने क्या लिख सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का परमाणु द्रव्यमान और उत्पाद का परमाणु द्रव्यमान समान रहता है। तो आप वापस लिखो इसको कैसे, इसकी दूसरी परिभाषा है कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में अभिकारक क्या परमाणु द्रव्यमान उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक का परमाणु द्रव्यमान उत्पाद के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे बेटा मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की बात करूं जो आपको ध्यान भी है, जैसे C+ में O2 और तीर का निशान CO2 कि अभिकारक क्या होगा, ये अभिकारक है और वो उत्पाद है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 नंबर पे कार्बन आता है, लेकिन इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो 2 गुना होगा कि 6 है तो 6 का 2 गुना कितना हो गया सर 12। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है तो 8 का 2 गुना कर दो बेटा, 8 का 2 गुना करेंगे तो 16, तो ये 16। अगर किसी के पैर में 2 लगा हुआ है तो उसके गुणा में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आएगा बेटा 2, तो 12, 16 गुणा में 2, कार्बन का कितना होगा 12 और दूसरा तत्व आता है तो उनके मध्य प्लस का निशान लगा देते हैं। ऑक्सीजन का 16 और गुणा में 2, तो ये तो रहेगा अपने 12 प्लस में 16 दूनी 32 और 12 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। ये 44 ग्राम। इधर देखो 12 का 12 ये रहेगा, प्लस में 16 का 2 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा, तो 12 प्लस में 32 कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। इसी को अपने क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेटा इसके बाद में अपने पढ़ेंगे, एक नाम होता है, नाम आपने सुना होगा कंकाली समीकरण। इसमें क्या होगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। तो क्या होगा कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। कि सर असंतुलित क्या होता है, तो इसको सामान्य भाषा में आप समझो कि अभिकारक के परमाणु की संख्या और उत्पाद के परमाणु की संख्या क्या नहीं होती, बराबर नहीं होती, तो उसको अपने बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। इसके बाद में अपने दूसरी हेडिंग, कई बार ये 1 नंबर में बेटा पूछ भी दी जाती है, तो इसकी परिभाषा आप याद रखोगे। अगला जो टॉपिक होगा अपने या हेडिंग है वो है हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि। इसमें क्या होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर संतुलित करने की विधि है वो क्या कहलाती है, हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। इसको मैं क्या है कि आपको समीकरण को संतुलित करना मैं एक साथ में सिखा दूंगा, और वो क्या होगा बिल्कुल इजी वे होगा।
जो अपने चैप्टर के लास्ट में करेंगे कि संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, कि रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने इसकी परिभाषा लिख देते हैं, क्या है? हिट एंड ट्रायल विधि। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक व उत्पाद के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ट्रायल विधि कहते हैं। तो ये भी आपके महत्वपूर्ण परिभाषा है कि हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं? कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक दोनों ओर परमाणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इसके बाद में कि रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं, उसकी समीकरण बनाते हैं, तो कुछ उनकी अवस्थाओं को लिखा जाता है। तो इसमें पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कितनी होती है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे कि पदार्थ की भौतिक अवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था बेटा कौन सी होगी? आप जानते हो 3 भौतिक अवस्थाओं के बारे में आप जानते हो, कौन कौन सी? कि एक तो होती है ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस, और वो गैस ही होती है, गैस हो गई। तो हम लिखते हैं वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है बेटा? एक तो है ठोस। अगर कोई पदार्थ ठोस है, कैसा है बेटा? ठोस या सॉलिड है, तो उसके लिए प्रतीक का यूज करेंगे एस, छोटे एस का प्रयोग करेंगे। यदि कोई पदार्थ द्रव अवस्था में है, जिसको अपने लिक्विड बोलते हैं, उसके लिए बेटा सिंबल यूज करेंगे एल। अगर कोई पदार्थ गैस अवस्था में है, जिसको अपने GAS गैस, तो उसके लिए सिंबल यूज करेंगे जी। और यदि कोई पदार्थ जलीय अवस्था में है, तो बेटा उसके लिए अपने करेंगे एक्वस सॉल्यूशन, यानी AQ सिंबल का यूज करेंगे, ये A और ये Q। तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी बता दी अपनों ने? ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन। इसको जलीय विलयन ज्यादा अच्छा रहेगा ये, कि अगर कोई जलीय विलयन में है, जलीय विलयन, तो इसको अपने क्या लिखेंगे? AQ लिखेंगे। जैसे मैं कुछ के आपको एग्जांपल बताता भी हूं कि कौन कौन सी अभिक्रियाओं के लिए कौन कौन सी भौतिक अवस्था का प्रयोग करते हैं। अगर आपका कुछ छूट जाए तो बेटा वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप लिख सकते हो। जैसे मैंने बात की कि सर Fe प्लस में H2O, तीर का निशान, और तीर के निशान के बाद में सर Fe और O आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बना देंगे Fe3O4। क्या बना देंगे बेटा? Fe3O4 बना देंगे। और प्लस में
सर यहां से बचेगी हाइड्रोजन गैस, तो वो H2। जैसे यहाँ पे आपको किस किस के बारे में पता है कि सर Fe होता है, उसे अपने फेरस बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। आयरन होता है लोहा, वो सॉलिड होगा तो इसके नीचे लगा देंगे S। जल की भौतिक अवस्था आप सभी को पता होती है, जल होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसके लिए सिंबल यूज करेंगे बेटा L। और Fe3O4 है, वो अपने कौन सी अवस्था में होगा? फेरिक ऑक्साइड, ये होगा बेटा सॉलिड अवस्था में। और H2 आप सभी को पता है कौन सी अवस्था में होती है? G4 गैस अवस्था के अंदर पाई जाती है। इसके आगे मैं कुछ शब्द लिखता हूं, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया बेटा 3, ये लिख दिया 4 और इधर भी लिख दिया 4। पहले जो अभिक्रिया थी वो असंतुलित थी, लेकिन अब जो अभिक्रिया है वो संतुलित है। कि संतुलित कैसे करते हैं, कैसे नंबर आते हैं, वो मैं इस चैप्टर के लास्ट में आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। तो एक बार इसको आप ऐसे ही ध्यान रखोगे कि सर Fe ने जब जल के साथ अभिक्रिया की तो फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे अपने कुछ और की बात करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये जब हाइड्रोजन गैस के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ में अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाता है? मेथिल एल्कोहल CH3OH। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा इसके अंदर? आप कहोगे सर कार्बन मोनोऑक्साइड ये होती है G4 क्या होगा? गैस। और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में एक और चीज का आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे जहरीली गैस होती है वो भी कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम भी लिख सकते हो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस अवस्था में होती है और इसका नाम होता है मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल बोल देंगे इसको। और ये होता है बेटा एक लिक्विड अवस्था के अंदर होगा, एल अवस्था के अंदर होगा। कौन सी अवस्था के अंदर होगा? एल अवस्था के अंदर। और इसमें टेम्परेचर की जरूरत होती है 340 ATM। इसको बोलते हैं अपने एटमॉस्फियर। एक जो अपने अभिक्रिया है जो अपने 5वें पार्ट के अंदर पढ़ेंगे भी, उस अभिक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में अभी तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे 5वें लेसन के अंदर। कि उस 5वें पार्ट का नाम क्या है? कि जैव प्रक्रम है, उसके अंदर हम विस्तार से इसको पढ़ लेंगे। बेटा प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण होता किसके अंदर है? तो आपका आंसर होगा सर पौधों के अंदर। पौधों के अंदर। और पौधे अपना भोजन कहां पे बनाते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा पत्तियों के अंदर। और पत्तियों में भी कौन सा पदार्थ होता है? क्लोरोफिल। और जिसकी वजह से पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो ये अपना भोजन का निर्माण कहां पे करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा पत्तियों के अंदर। पौधों को अपने भोजन के निर्माण करने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका होगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कि हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2। जो गैस हम छोड़ते हैं वो पौधों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। तो CO2 प्लस में बेटा क्या डालते हैं? जल। और इसको किस चीज की जरूरत होती है? आप कहोगे सर सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। और ये सूर्य का प्रकाश पड़ता कहां पे है? पत्तियों के ऊपर। और पत्तियों में क्या होता है? अभी आपको बताया था क्लोरोफिल। कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो आप कहोगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इन 4 चीजों की जरूरत होती है।
और ये अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाएंगे? C6H12O6। इसको अपने क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। प्लस में क्या बनाएंगे सर? O2 यानी ऑक्सीजन गैस हमारे लिए, क्योंकि हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। प्लस में क्या बनेगा? आप कहोगे सर H2O, वाटर भी बनाते हैं ये। इसमें जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो जलीय विलयन के रूप में होगी, मतलब AQ के रूप में होगी, AQ के रूप में। और जो अपना जल होगा वो तो सभी को पता है लिक्विड फॉर्म में होगा, L के रूप में होगा। ग्लूकोज जो हमें मिलेगी वो भी बेटा AQ के रूप में मिलेगी। ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन होगी वो भी AQ के रूप में। और जो H2O होगा वो L के रूप के अंदर हमें मिलेगा। इसको अगर अपने संतुलित करें तो बेटा यहां पे लगा देंगे अपने 6, इधर आएगा 12 और इधर बेटा 6 और 6। कि सर ये क्यों लगाया है? अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। तो ये अपने कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। तो आज हमने पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ लिया और रासायनिक अभिक्रिया के चरणों के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद में कल पढ़ेंगे। कल से हमारी जो मेन चीज है वो शुरू होगी। वो क्या? कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से और किस किस टाइप की अभिक्रियाएं होती हैं। तो वो बेटा मैं आपको आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो आप सभी बच्चे रेगुलर क्लास लेते रहिए। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो अपने ABB लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये क्लास कैसी लगी तो आप कमेंट करके इसमें बता सकते हैं। जय हिंद।